राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है पिंकेश हिंदी एकेडमी में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास। उसका हम आदिकाल में हम उसका दूसरा प्रकरण कौन सा है, अपभ्रंश काव्य, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी को मैंने बता दिया, हम पढ़ रहे हैं आदिकाल का दूसरा प्रकरण का अपभ्रंश काव्य। डन। अब हम पढ़ते हैं। अब इसमें बताया गया है, हमने जो पहले हमारी जो मेरी फर्स्ट भाग है इसका वो देख लीजिए, उसके हम बाद का ये सेकंड भाग कर रहे हैं। तो इसमें बताया है कि जायसी के पद्मावत में, जो जायसी का है पद्मावत, उसमें कौन सा आ रखा है, बालनाथ का टीला आया है। किसका नाम बताया, देखिए ध्यान से इन सब चीज़ों को सुनना है। बालनाथ का टीला। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। ठीक है, राहुल साकेन्ति जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा, उनके अनुसार उस समय के विक्रम की 10वीं शताब्दी, कब का समय रखा है, 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक, कौन सी पुस्तक है वो, रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र, किसके पुत्र हैं, मीननाथ के पुत्र मच्छिंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में साक्यायन जी ने, कौन, राहुल जी ने ही मच्छिंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने हैं कि किसने जलंधर का शिष्य लिखा है, राहुल जी ने, और मच्छिंद्र के कौन है, जलंधर शिष्य हैं। ठीक है, अब मच्छिंद्र जी किसके पुत्र हैं, मीननाथ के। ये इनका जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है। ठीक है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु कौन है, मच्छिंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ थे, इनका नाम दोनों ही आते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी लिखा आता है, मच्छिंद्रनाथ भी लिखा आता है, यह तो प्रसिद्धि ही है। साक्यायन जी ने मीनप्पा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में, अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। कितना समय माना था, 900 का समय माना था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को क्या बोलते थे, गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है। ठीक, आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्रीय परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। किसके पीछे आता है, पृथ्वीराज के पीछे आता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाथ परंपरा में मच्छिंद्रनाथ के गुरु कौन है, मच्छिंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की। किसने की, जलंधर ने, और पंजाब की ओर चले गए थे वो। ठीक है, अब पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। देखिए कितनी बात हमें इतनी सी ही पैराग्राफ में पता लगी कि किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा। अब बालनाथ का टीला भी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि बालनाथ का टीला किस में आया, जायसी की पद्मावत में आया। देखिए कितना किसके साथ संयोग है, कहाँ कौन सी बात हमें पता लग जाती है, कितनी अच्छी जानकारी हमें मिल जाती है। तो हम थोड़े से ही पैराग्राफ में हमें कितनी सारी बातें पता लग गई। ठीक है, तो क्या था, बहुत दिनों तक तो बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध था। मच्छिंद्र जलंधर के शिष्य थे, ये हमको पता ही है। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मिनप्पा के गुरु चरपट्टीनाथ को हो सकते हैं, पर मच्छिंद्र के गुरु जलंधर ही थे। ये बात पक्का साबित हो गई थी। किसने करी थी, साक्यायन जी ने, राहुल जी ने। ठीक
ठीक है, ने गौरव गौरव को का जो समय स्थिर किया वह मिनप्पा का राजा देवपाल का समयासिक और मछिंद्र का पिता मानकर मछिंद्र का मिनिप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब जो लाइनें हमने अभी पढ़ी ये वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से कि कितने सारे क्वेश्चन हमें खुद से ही निकल रहे हैं, है ना। इस प्रकार सिद्धों की जो संख्या मानी गई वो कितनी मानी गई? 84 मानी गई। ठीक है, कितनी प्रसिद्ध है? 84 प्रसिद्ध है। उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। ये हमारे साथ पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन में आते हैं कि भाई नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और सिद्ध कितने थे? वो 84 थे। ठीक है, गोरछिंद सिद्धांत संग्रह से मार्ग पर्वतों के नाम गिनाए गए हैं। ठीक है, अब ये इतने सारे कौन क्या हम दे रखे हैं? ये 9। अभी देखो हम पढ़ते हैं इनके नाम। नागार्जुन, ठीक है, नाथ हैं ये। जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा से भी हैं। अब ये देखिए, ये सिद्धों की परंपरा में भी आ रखे हैं, नाथों में भी आ रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका स्पेशली बन जाता है कि कौन सिद्ध में आते हैं, कौन नाथ में आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं 1 बाय 1 मैं लाइन वाइज आपको पढ़ा रही हूँ ये रामचंद्र शुक्ल की बुक को, ताकि आपको छोटी छोटी बातें पता रहें। और लाइन वाइज सारी बुक नहीं, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है मैं वही अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ। तो हमारे इसमें देखिए फिर क्वेश्चन निकलता है कि आप पूछा जाएगा कि भाई कौन सिद्ध और नाथों में आते हैं। तो नागार्जुन आते हैं, चरपट आते हैं और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। ये दोनों में ही आते हैं, ठीक है, नाथों में और सिद्धों में। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। ठीक है, नाथ पंथ में किसकी सिद्धि है? रसायन की। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम और इम्पोर्टेंट लाइन करेंगे, वो कौन सी है? चाहे 13वीं में उनका मुसलमानों से परिचित अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हो, चाहे 13वीं में उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है। किसको मुसलमानों से मिला हुआ बता रहे हैं? गोरखनाथ को, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई गोरखनाथ ने किधर की तरफ मुख किया था, किधर प्रचार किया था? तो पंजाब और राजपूताने की ओर। ठीक है, अच्छा, अब हम और इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ते हैं। अब आ जाता है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलने वाले योग हिंदुओं से और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। बस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। अच्छा, फिर है नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के ब्राह्मण विद्वानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। अच्छा, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और पढ़ते हैं हम लोग जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो रहेगी। अब देखिए, ये जो अब किस ने बोला है, परमात्मा की अनविड़ चिंता इस ढंग से बताई गई है। शिव न जानामि कथ बदामी, शिव च जानामि कथ ददामी। ठीक है, इसके संबंध में सिद्ध सुहिपा भी कह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? ठीक है, भाव न हुई अभाव न हुई, ऐसी संभोहे को पति आई। नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रजयान सिंधों में बराबर चलती रहीं। ये भी चीज़, अब ये तो जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम करते हैं कि गंगा के नहाए कहो को नर तरेंगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। ये क्या बोला जा रहा है? ये यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चम्हार, धोबी, ढोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। किस में थे? 84 सिद्धों में थे। ठीक है, मतलब ज़्यादातर छोटी कास्टों के ही लोग थे, तो वो इसमें बताया गया है। अतः जाति
पाती के खंडन तो वे आप ही थे, यानी कि वो खुद ही इतनी अच्छी उसमें कर रहे हैं कि वो कोई चम्हार या कोई दर्जी या कोई कुम्हार इन सब चीज़ों से, जादुओं से वो परे हो गए थे। ठीक है, वो खुद ही खंडन कर रहे थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की अखंड नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न ना थे, यानी कि वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे, कोई भी अशिक्षित थे। ठीक है, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट थी। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नाथ पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। ठीक है, अब ये क्यों इनको कनफट्टा इसलिए तो कहा जाता है ना, क्योंकि ये कान में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। स्फटिक के जो कुंडल होते थे बड़े बड़े चौड़े चौड़े मोटे मोटे से, उन्हें पहनते थे। ठीक है, तो इसलिए ये कनफट्टे कहलाए गए। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपुताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई नाथ पंथों ने कहाँ किया था, तो पंजाब की ओर। ठीक है, अच्छा और पढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा का काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। अब आपसे पूछा जाता है कि खड़ी बोली, ये सदुकड़ी भाषा किसकी मिक्स करी हुई है, तो खड़ी बोली और राजस्थानी की। ठीक है, देश भाषा की इस पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नवाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम काफिर बोध। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। काफिर बोध इस तरह की पुस्तक का नाम क्या है, काफिर बोध। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे, अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदेड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा थरथरी के गीत गाते फिरते हैं, भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात हमें मिल गई कि कौन ये लोग जो गाते हैं, ये गेरुआ रंग पहनकर और हाथ में झोली लंबी लटका कर और एक सारंगी बजा रहे हैं, तो ये किसके गुरु बताते हैं, अपना गुरु किसको बताते हैं, गोरखनाथ को। ठीक है, ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलधर की शिष्या कही गई हैं। बाकी हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट कि गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में वैयक्तिक होती थी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। किसका, अपभ्रंश का। ठीक है, प्राकृत और अपभ्रंश का। ओके, किसमें, गोरख जी की जो भाषा होती थी। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई नरपति से ही अपभ्रंश आभास है। ठीक है, इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस वही इम्पोर्टेंट था हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे पास इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे बहिले, बूढ़ीली, मिले हुए हैं। कौन से, पूर्वी। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोरसेनी प्रसूल अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली। अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पुरानी हिंदी की व्यापक कार्य भाषा का ढांचा शोरसेनी प्रसूत का अपभ्रंश तथा ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उदत्त रचनाओं के कौन से, जो सो मारिया पठियु जाई, किजड़े ही करत जावे, जब तब ताब तब तब मई कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये सब इनके शब्द बताए गए हैं। ठीक है, ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं, शोरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। कौन सी है उनकी, पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। अब देखिए ये लाइनें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं।
कि उनकी कौन सी भाषा थी, पुरानी टकसाली हिंदी जो काव्य भाषा थी, जो जो काव्य लिखते थे जिसमें। फिर गीत में कौन सी लिखते थे, बिहारी या पूर्वी बोली, ठीक है, वो मिलती थी। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कबीर की साखी रमीनी गीत की भाषा में पाते हैं, किसकी भाषा में पाते हैं ये बिहारी और पूर्वी, साखी रमीनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा से तो खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा जो सदुकड़ी है। अब आपसे पूछा भी जाता है कि सदुकड़ी किसकी भाषा है, तो आप कह सकते हैं कबीर की। पर रमीनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस हमने जो पैराग्राफ पढ़ा इसमें सिर्फ हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और ध्यान रखेंगे, इसके लिए नोट्स भी बनाएंगे। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात संवत 690 के हैं, अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। फिर हम और इम्पोर्टेंट लाइनें पढ़ेंगे। हमने अभी कबीर की पढ़ी, भाषा कौन कौन सी थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट था। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें किस किस ने, कौन कौन इसमें शामिल थे। तो हेमचंद्र थे, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150-1199 तक, उनके भतीजे कुमारपाल संवत जो 1199 से थे 1230 तक के, यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन? हेमचंद्र। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ, कौन सा है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुसार सिद्धराज। देखिए ये इनका हेमचंद्र का जो ग्रंथ है, इसका नाम आपको याद रखना है, अपने नोट्स में भी लिखना है, ठीक है। समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। किसमें? हेमचंद्र के में, ठीक है, शब्दानुसार वाले में। अपभ्रंशों को उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्भुत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के कुछ दोहे भी हैं। जैसे भला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा केंतु, लज्ज जो तू बै सिंजू जई भग्या धरु एतु। भला हुआ जो मर गया, ठीक है ना, वो अपनी सहेलियों को बोल रही है, हमारा कांत यानी कि मेरा पति यदि वह भागा हुआ यानी कि कहीं से भागा हुआ घर आता, जो फौज में जैसे लड़ने जाते हैं या उस तरीके से वो अपने विचार कह रही हैं, तो मैं अपने समवयसों यानी अपने सामने वालों, अपनी सहेलियों से लज्जित होती, ठीक है। अच्छा, फिर है जय सो न आवही दुही घरु काई एहु मुहु तंछु, बड़ेहु जय खड़े ही तऊ सही ऐसो पीऊ होई न मुझहु, ठीक है, मुझहु। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो मेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ, जो तेरे मुख पर चुम्बन द्वारा छत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं। देखिए ये सब बातें पुराने टाइम की हैं, कौन अब इस टाइम पे ये सब चीज़ें बोलता है ना। तो ये चीज़ें अब हमें सिर्फ भाषा देखनी है, और उनके ये भी हमें याद रखने हैं कि ये किसने बोला और किसके में है, हेमचंद के में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि हेमचंद भट्टी के समान एक द्वयाश्रम काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है, ठीक है। ये भी हमें नोट करना है, कुमारपाल चरित, ठीक है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं, किसके रखे गए? अपभ्रंश के। फिर इसमें दूसरे आते हैं सोमप्रभ सूरी, ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। कौन सा लिखा था? कुमारपाल प्रतिबोध कौन सा है? संस्कृत और प्राकृत का काव्य है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये चीज़ें नोट करनी ज़रूरी हैं। इसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं, ठीक है। ये इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये आपको बहुत ज़रूरी है कि ये कुमारपाल प्रतिबोध कौन सी चीज़ में क्या 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 लिखा है, संस्कृत और प्राकृत में लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़रूरी पता होना चाहिए।
ओके। फिर हम पढ़ते हैं बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ जो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। ये सब भी इतना नहीं, बस ये देखो सोमप्रभ सूरी की कितनी अच्छी हमें बातें मिली हैं, इसमें ये हमें नोट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जैनाचार्य मेरुतुंग, ये सब आदिकाल के हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए और इनकी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा है कौन सा, हेमचंद्र की हमने पढ़ी है हेमचंद शब्दानुशासन। फिर हमने पढ़े हैं सोमप्रभ सूरी, जो हमने इनका पढ़ा है कुमारपाल प्रतिबोध, ये हमको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं जैनाचार्य मेरुतंग। अब इनका क्या है, संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। कौन सा संस्कृत में बनाया था, प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। और जो हमने अभी पढ़ा था वो कौन सा था, कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। कन्फ्यूज़न में मत आना, दोनों ही नाम अलग अलग हैं इसलिए, ठीक है। एक जैनाचार्य का है और दूसरा सोमप्रभ का है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संकलित किए हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उदित हैं। बस ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इनकी कविता जैनाचार्य की कौन सी रचना है वो हमें पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारे पास अब कौन है, आप देखते हैं। फिर आते हैं विद्याधर। अब विद्याधर का पढ़ते हैं हम लोग। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट, शायद जैनचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, ठीक है। ये उनके लिए उनकी भाषा में उनकी रचना में से दे रखा है। अब सारंगधर इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है सारंगधर का, ठीक है। अच्छा, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया। किसके नाम से, सारंगधर पद्धति के नाम से, ठीक है। अब ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है बस, और हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं बातें। अब हम जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ते हैं अब वो है, इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। कौन सा है, पूर्वी अपभ्रंश। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है, ये इनका उदाहरण दे रखा है। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि यह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है, ठीक है। किससे, प्राकृत रूढ़ियों से। उसमें जैसे इस प्रकार है टकसाली अपभ्रंश, ये टकसाली की भाषा दी हुई है। वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा है, ये देश भाषा दी हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिर्फ अब ये लास्ट बचा हुआ है। दूसरा जो हम प्रकरण पढ़ रहे थे अपभ्रंश काव्य, इसमें हमारा दूसरा ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, यानी कि जैसे बढ़ती गई काव्य भाषा देश भाषा की ओर, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। यानी कि उसमें संस्कृत के शब्दों की जो शब्द थे, जो संस्कृत के शब्द आते थे, वो घटते चले गए, ठीक है। सारंगधर के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। किस में मिलता है, सारंगधर में और कीर्तिलता में, कि संस्कृत के जो शब्द थे वो घटते ही चले गए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है आदिकाल का दूसरा प्रकरण। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीसरा प्रकरण, ओके। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है और आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।